शुक्रवार को पाकिस्तान में शुरू हो रही अमेरिका और ईरान यूएस सीजफायर पर फिलहाल बातचीत नहीं बन पाई है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी डेलीगेशन से बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। इसके पहले अमेरिकी डेलीगेशन सीजफायर पर बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में पाकिस्तान पहुंच गया है। अमेरिकी दल जेडी वेंस के अलावा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जब तक अमेरिका लेबनान में संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर के अपने वादों को पूरा नहीं करता और जायोनी शासन अपने हमले जारी रखता है, तब तक बातचीत स्थगित रहेगी। वहीं लेबनान में हालिया हमलों के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए हॉर्मुज जलडबरू मध्य को फिर से बंद कर दिया है। ये कदम न सिर्फ वैश्विक व्यापार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पहले से डगमगाते युद्ध विराम को और कमजोर करता दिख रहा है। सऊदी अरब ने भी यहाँ पर आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि उसके अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए लगातार हमलों से तेल और गैस का उत्पादन बाधित हुआ है और उन वैश्विक बाजारों में सप्लाई पर भी असर पड़ा है जो पहले से ही ईरान युद्ध की मार झेल रहे हैं। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने गुरुवार को एनर्जी मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि रियाद, पूर्वी प्रांत और यानबू इंडस्ट्रियल सिटी में हाल ही में उत्पादन, परिवहन, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और बिजली उत्पादन को निशाना बनाया गया है। इजरायली रक्षा बल ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी कर अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन रोरिंग लायन से जुड़ी अहम जानकारी साझा की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन के दौरान करीब 18,000 बम गिराए गए। आईडीएफ का दावा है कि इस कार्रवाई में ईरान के 4,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि ऑपरेशन का उद्देश्य चुनिंदा रणनीतिक ठिकानों को कमजोर करना था, जिनका संबंध सुरक्षा और सैन्य ढांचे से माना जा रहा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस खुलासे के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की पाकिस्तान की कोशिश कूटनीतिक झटके में बदल गई है। जल्दबाजी में किए गए बयान, लेबनान को लेकर गलत दावा और रक्षा मंत्री के विवादित बयान ने उसकी साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायल ने भी पाकिस्तान की निष्पक्षता पर हमला बोला। पूरे घटनाक्रम ने दिखाया कि कमजोर रणनीति और अंदरूनी असंतुलन के चलते पाकिस्तान शांति दूत बनने में नाकाम रहा। पाकिस्तान शांति दूत बनने के चक्कर में अपनी ही फजीहत करा बैठा है। साल 2026 की शुरुआत में जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा था, तब पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश किया, लेकिन जो शुरुआत में अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश थी, वो जल्द ही एक बड़ी कूटनीतिक गलती में बदल गई। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पास ज्यादा विकल्प थे नहीं। मिस्र, तुर्की या ओमान जैसे स्थिर देशों के मुकाबले उसकी हालत कहीं ज्यादा खराब थी। ऐसे में पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की सरकार अमेरिका के दबाव में काम करती दिखी, न कि एक निष्पक्ष मध्यस्थ की तरह। शरीफ और मुनीर कई हफ्तों तक बातचीत करवाने, संदेश पहुंचाने और इस्लामाबाद में मीटिंग्स कराने में लगे रहे, लेकिन शुरू से ही उनकी कोशिशें खोखली लग रही थी। पाकिस्तान की कैसे किरकिरी हुई, अब आपको ये भी समझाते थे कि पाकिस्तान का इजरायल के प्रति पुराना विरोध उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रहा है। अंदर खाने खबरें थी कि मुनीर लगातार अमेरिकी अधिकारियों जैसे उपराष्ट्रपति के संपर्क में थे। ऊपर से ये सब कुछ सक्रिय कूटनीति लग रही थी, लेकिन असल में ये दबाव में लिया गया कदम था। स्थिति तब बिगड़ गई जब शरीफ ने जल्दबाजी में एक ट्वीट कर दिया जिसमें हर जगह तुरंत युद्ध विराम की बात कही गई थी, जिसमें लेबनान का भी जिक्र था। बाद में इजरायल ने साफ कर दिया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा ही नहीं था। इस गलती से पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई और उसकी छवि को झटका लगा है। मामला और बिगड़ा जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इजरायल के खिलाफ बेहद तीखा और विवादित बयान दे डाला। उन्होंने इजरायल को कैंसर कहा और बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी। इस पर इजरायल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसे बयान देने वाला देश निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं हो सकता। बाद में हालांकि ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक इजरायल ने अमेरिका से पाकिस्तान की जगह किसी और को मध्यस्थ बनाने की बात भी कही। कुल मिलाकर पाकिस्तान की ये कोशिश पहले से ही कमजोर थी। मिस्र, तुर्की और ओमान जैसे देश जहां संतुलन बनाकर चलते हैं, वहीं पाकिस्तान घरेलू राजनीति, सेना के दबदबे और आर्थिक कमजोरी में उलझा रहा। शरीफ और मुनीर की सरकार एक तरफ अमेरिका को खुश करने में लगी है, तो दूसरी तरफ अपने ही नेताओं के भड़काऊ बयानों को रोक नहीं पाई। वहीं ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की खूब फजीहत हो रही है। इजरायल के चक्कर में जंग में कूदे डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को उबले दूध की तरह ना निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों, सख्त धमकियों और कूटनीतिक चालों के बावजूद वो अपनी शर्तों के साथ सीना ताने खड़ा है और किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। इसी मुसीबत के चलते 2 हफ्तों का सीज फायर भी हो चुका है, लेकिन लेबनान पर हमले जारी है। ईरान ने पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर अपने तेवर सख्त कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बकर गालिबाफ ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दे डाली है।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट पर खुले शब्दों में कहा है कि अब समय खत्म हो रहा है। उन्होंने 3 पॉइंट में अपनी बात रखी। इस पोस्ट से साफ जाहिर है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हुआ सीज फायर कमजोर पड़ ही रहा है। इजराइल के चक्कर में अमेरिका फिर अपनी वजीहत खरा रहा है। गालिबाफ ने लिखा है कि लेबनान और ईरान के सारे दोस्त, जिन्हें रेजिस्टेंस एक्सिस कहते हैं, इस युद्ध विराम का अभिन्न हिस्सा है। ये बात अमेरिका को भेजे गए युद्ध विराम के 10 सूत्रीय प्रस्ताव में पहले नंबर पर लिखी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुलकर और साफ साफ शब्दों में लेबनान के मुद्दे पर जोर दिया। अब इसमें किसी बहाने या इंकार की गुंजाइश नहीं है। युद्ध विराम के उल्लंघन की कीमत चुकानी होती है और तीखा जवाब झेलना पड़ेगा। इस आग को तुरंत बुझा दें। एमबी गालिबाफ के तेवर साफ साफ बता रहे हैं कि ईरान पूरी तरह अपनी शर्तों पर कायम है और अपने दोस्त लेबनान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पहले पॉइंट में गालिबाफ ने साफ कर दिया है कि सीज फायर के उल्लंघन को लेकर ईरान सख्त है और लेबनान और ईरान के सारे दोस्त इस युद्ध विराम का हिस्सा हैं। मतलब अगर लेबनान पर कोई हमला होता है या वहां पर लड़ाई होती है तो पूरा युद्ध विराम टूट जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल इसी तरह लेबनान पर हमले जारी रखेगा और इसका असर क्या सीज फायर पर भी पड़ सकता है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।